हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमेरिका में महिलाएं पुरुषों को जहर देने की सलाह दे रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और मटका मूवमेंट वहां पर चल रहा है, इसका संबंध कैसे राष्ट्रपति चुनाव से है जो अभी हाल ही में वहां संपन्न हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें जीत हासिल की और इसके बाद जो वहां की महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर के चिंतित होने लगी, इसके पीछे की वजह क्या है और इससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण आयाम हैं, आज की इस चर्चा में हम लोग विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बता दूं कि आज की चर्चा का जो आयाम रहेगा वो क्या कुछ रहेगा। पहला आयाम रहेगा मटका और राष्ट्रपति चुनाव के कंटेक्स्ट में। दूसरा आयाम 4B मूवमेंट से जुड़ा हुआ रहेगा जो कि दक्षिण कोरिया में कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ था और इसे कहीं ना कहीं इस मटका मूवमेंट से भी जोड़ करके देखा जा रहा है। जो तीसरा आयाम है वो भारत में गर्भपात कानून से जुड़ा हुआ है और ये तीनों जो हैं कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों से संबंधित बातें करते हैं। तो इस लिहाज से ये चर्चा आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकती है। केवल जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि एक सामान्य नागरिक के तौर पर आपकी जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह चर्चा आपके लिए बेहद बेहद कारगर हो सकती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जीएस के अंतर्गत जो जीएस का पेपर 1 है उसमें भारतीय समाज और पेपर 2 में सामाजिक न्याय के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बातें की गई हैं। तो उस लिहाज से भी, उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा समझते हैं कि आखिर जिस मटका की बात कही जा रही है वो आखिर है क्या। देखो, आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कार्यकाल में सत्ता संभाली थी तो एट दैट टाइम उन्होंने MAGA का नारा दिया था। शायद आपको ध्यान होगा, आपने सुना होगा इसके बारे में। MAGA का मतलब होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और इसी को एक नए रूप में अभी हाल के समय में पेश किया जा रहा है जिसे नाम दिया गया है MATGA, जिसका पूरा नाम है मेक अक्वा तूफाना ग्रेट अगेन। जो अक्वा तूफाना है ये एक जहर के तौर पर जाना जाता है। दरअसल इटली में 1630 के दशक के समय में एक महिला थी जो कि तूफाना नाम से जानी जाती थी। वो एक सीरियल किलर के तौर पर जानी जाती थी और वो महिलाओं को एक जहर देने की कोशिश करती थी कि वह उस जहर का इस्तेमाल किसी पुरुष को मारने में कर सके। और इस लिहाज से ये जो तूफाना नाम की महिला है वहाँ पर बहुत अधिक प्रचलित हो गई थी, बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गई थी वहाँ की महिलाओं में और ये कोशिश करती थी कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर के हम अपने स्तर पर इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। और इसी कंटेक्स्ट में ये जो अक्वा तूफाना है, ये जो शब्द है ये काफ़ी प्रचलित हो गया और यहाँ पर इसी शब्द को अपनाया गया है। तो यहाँ इस बात से आप समझ पा सकते हैं कि एट प्रेजेंट जो ये मूवमेंट चल रहा है इसमें इसी जहर के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। और यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से जोड़ करके समझने की कोशिश करें। हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है, अच्छी बात है भाई, अब वो राष्ट्रपति बन जाएंगे जनवरी 2025 में, है ना। अब यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि अमेरिका की महिलाओं में प्रजनन अधिकारों को लेकर के चिंता सता रही है, साथ ही उनकी स्वायत्तता को लेकर के भी चिंता हो रही है कि आगे आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप अपनी महिला विरोधी नीतियों के कारण हमें और अधिक पीछे धकेल सकते हैं। दरअसल अमेरिका में हाल के समय में एक जो वातावरण था वो बनने लगा था, किसके कंटेक्स्ट में, तो कमला हैरिस जी के कंटेक्स्ट में। उसमें ये विचार किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कमला हैरिस यदि राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करती हैं तो एट प्रेजेंट जो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वहाँ पर गर्भपात कानून को असंवैधानिक करार दिया गया है, उसमें कोई फेरबदल आगे आने वाले समय में देखा जा सकता है। कमला हैरिस उस संदर्भ में कोई काम कर सकती हैं जो कि अमेरिकी महिलाओं के हित में होगा। क्योंकि कमला हैरिस खुद भी एक महिला हैं
और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी संदर्भ में एक आशा की किरण इन महिलाओं को दिख रही थी। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में जीत हासिल की तो अब ये आशा की किरण फिर से धूमिल होने लगी है और इसी के कारण जो ये चिंता है वो उनको सताने लगी है। अब यहाँ पर बात समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो है ही, साथ ही इनके जो नए उपराष्ट्रपति होंगे, इनके सहयोगी के तौर पर जो काम करेंगे जेडी वांस, इन दोनों का जो मंतव्य है वो ये रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर गर्भपात प्रतिबंध को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे, इसमें हम किसी भी स्तर पर कोई बदलाव नहीं लाएं, ये बेहतर रहेगा। और ऐसे में निश्चित तौर पर जो महिलाएं अपने प्रजनन अधिकारों को लेकर के जागरूक रही हैं, उनके संदर्भ में एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उभर रहा है। ट्रंप के संदर्भ में कई जो लोग हैं उनका यह भी विचार रहा है कि वो महिला अधिकारों और महिला स्वायत्तता को लेकर के गैर प्रगतिशील विचार रखते हैं। गेटिंग इट? तो यहाँ तक जो आपने समझा वो पहली बात समझी कि मटगा मूवमेंट दरअसल है क्या, और जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई है, इसे इस मूवमेंट से हम कैसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। ये तो पहला फेज हुआ। इसके बाद जो अगला फेज है वो हम लोग थोड़ा सा और समझें कि आखिर जब हम अमेरिका में गर्भपात कानून को लेकर के थोड़ा सा विचार करते हैं और जब इसके इतिहास को थोड़ा सा टटोलते हैं तो उसमें क्या कुछ परतें निकल करके सामने आती हैं। देखो, यदि हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो साल 2022 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को असंवैधानिक करार दे दिया था और एट दैट टाइम सरकार किसकी थी? तो जो बाइडेन साहब की, जो अभी कॉन्टिन्यूड है ना। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के तौर पर कॉन्टिन्यूड है। और इसी परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं अमेरिकी महिलाओं के मन में ये ख्याल आ रहा था कि यदि कमला हैरिस राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल करेंगी तो ये जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का, इसमें हो सकता है कि बदलाव देखा जाए और जो कि इनके हित में होगा। लेकिन अब तो ये होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये जो एक चिंता की स्थिति है, इस वजह से हमें दिख रही है। अब दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और इसके इतिहास में आपको गोता लगाने को कहूँगा। जब वहाँ पर 1971 से लेकर के 2022 तक की स्थिति को हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे और इसमें हम ये भी समझेंगे कि अमेरिका में गर्भपात से संबंधित जो कानून के प्रावधान हैं वो किस तरीके से फ्लक्चुएट किए हैं, किस तरीके से वहाँ पर अलग अलग समय में इसको लेकर के गतिविधियाँ देखी गई हैं। दोस्तों, इसके संदर्भ में एक बहुत ही फेमस केस है, बहुत ही प्रसिद्ध केस है वहाँ पर, जिसे रो बनाम वेड केस के तौर पर जाना जाता है। जो रो है ये दरअसल जेन रो के नाम से जानी जाती हैं। ये एक महिला है जो 3 बार गर्भवती हुई थी। ध्यान रखिएगा कि पहली बार ये जब गर्भवती हुई थी तो एट दैट टाइम इनकी उम्र मुश्किल से 16-17 वर्ष की थी और इन्होंने पहले बच्चे को जन्म दिया। एट दैट टाइम इनके पहले पति ने इनको छोड़ करके किसी दूसरे से शादी कर ली या फिर वो चला गया, उसने तलाक दे दिया। ठीक है, जो पहले बच्चे को इन्होंने जन्म दिया था तो ये अपनी माँ को उस बच्चे को सौंप दी। दूसरी बार में जब इन्होंने दूसरी शादी वगैरह की तो फिर दूसरे बच्चे को जब इन्होंने जन्म दिया तो दूसरे बच्चे को भी किसी बच्चों के लालन पालन करने वाली संस्था को सौंप दिया। और देन आफ्टर ये तीसरी बार फिर से जब गर्भवती हो जाती हैं तो एट दैट टाइम इन्होंने विचार किया कि अब मुझे गर्भपात कराना चाहिए, अब मैं तीसरे बच्चे को अपने पास नहीं रखूंगी। और इसको लेकर के उन्होंने गर्भपात कराना चाहा तो फिर इनको गर्भपात करने से मना कर दिया गया। इस मामले को लेकर के ये टेक्सास में, अमेरिका में बहुत ही फेमस एक नगर है टेक्सास, वहाँ के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब तक फाइनल निर्णय मिलता तब तक ये माँ बन चुकी थी और अंततः इन्होंने तीसरे बच्चे को भी किसी को दे दिया। लेकिन बाद में क्या होता है कि कोर्ट के माध्यम से ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट और देन आफ्टर अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में जाकर के गर्भपात से संबंधित जो कानून था उसको मान्यता दे दी और उसे 3 हिस्सों में वर्गीकृत करके लागू किया गया।
ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जिस वेड की बात कही जा रही है ये हेनरी वेड है। ये जो व्यक्ति है ये इसलिए यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, इसका नाम इसलिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो कि टेक्सास में जब जेन रो कानूनी लड़ाई लड़ रही थी गर्भपात को लेकर के, तो जो हेनरी वेड नाम का व्यक्ति है ये इनके अगेंस्ट में कहें या फिर सरकार के पक्ष में कहें, टेक्सास सरकार के तरफ से ये एक अटॉर्नी की भूमिका निभा रहा था और इस तरीके से दोनों के बीच में ये केस चल रहा था, इसलिए इसे रो बनाम वेड केस नाम दिया गया। तो यहाँ पर ये जो एक वस्तु स्थिति है हमें इस केस के कंटेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है। इसके कारण जो आगे की गतिविधियां हैं वो निर्धारित होती हैं। चूंकि इस कानून में एक संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि देखिए गर्भधारण के 24 सप्ताह तक गर्भपात की स्वतंत्रता दी जा सकती है। गेटिंग इट? इसके बाद फिर से 2018 में मामला फिर से एक सामने आया जबकि अमेरिका के मिसिसिपी में एक नया कानून लाया गया। राज्य के स्तर पर, मिसिसिपी राज्य के स्तर पर यह कानून लाया गया जिसमें यह कहा गया कि मैक्सिमम 15 सप्ताह तक के ही गर्भधारण के स्तर पर हम गर्भपात का जो गर्भपात की व्यवस्था है उसको हम स्वीकृति देंगे। यहाँ पर बात चल रही है कि 24 सप्ताह तक कोई यदि गर्भधारण करता है तो भी वो गर्भपात करवा सकता है। और मिसिसिपी में 2018 में जो नया कानून लाया जा रहा है राज्य के स्तर पर यह कह रहा है कि 15 सप्ताह तक ही हम गर्भधारण को अनुमति देंगे गर्भपात कराने के लिए। तो यहाँ पर एक क्लैश हो जा रहा है ना। तो ये मामला फिर से चला गया सुप्रीम कोर्ट में और 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने मिसिसिपी के कानून को, मिसिसिपी राज्य के कानून को सहमति दे दी और ये कहा गया कि देखिए साहब, रो बनाम वेड केस का जो फैसला था जिसमें गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया था, हम उसे खारिज करते हैं और हम इसे असंवैधानिक करार देते हैं। तो ये जो एक पूरा का पूरा चक्र है 1971 से लेकर के जेन रो के मामले से यह विवाद उठा था और देन फिर 2022 में जाकर के सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के अधिकार के अगेंस्ट में गर्भपात को फिर से असंवैधानिक करार दे दिया था। गेटिंग इट? ये आप पूरी कहानी समझ पा रहे होंगे कैसे कैसे ये गतिविधियां आगे बढ़ी हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं कि भाई चलो ये तो एक घटना हुई कि अमेरिका में गर्भपात को लेकर के जो गतिविधियां स्टेप बाय स्टेप देखी गई उसमें क्या कुछ हुआ। अब जिस 4B मूवमेंट की बात मैं आपको कर रहा था वो दक्षिण कोरिया से मूवमेंट जुड़ा हुआ है और ये कहीं ना कहीं मडगा से जोड़ करके देखा जा रहा है। आखिर ये 4B है क्या, ये इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। 4B में 4B की बात कही जा रही है जिसे बाइचॉन, बिचुलसान, बायोन और बाइसेक्सु के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है विषम जातीय विवाह, बच्चे का जन्म और रोमांस और लैंगिक संबंध से इनकार करना। ध्यान रखिएगा कि इन चारों से इनकार करने की बात यहां पर की जा रही है। इनकार करना, और आप समझ पा रहे हैं ये क्या इंडिकेट करता है? ये महिलाओं के अधिकार को, महिलाओं की स्वायत्तता को, महिलाओं के अपनी स्वच्छंदता को इंडिकेट करता है। महिलाओं के अपने देह के प्रति जो उनका स्वनिर्णय है उसको ये इंडिकेट करता है कि भाई हमारा जीवन है ना, हम किसी के गुलाम तो नहीं है ना कि सामने वाला कोई हमें कुछ भी कह दे, कैसे भी हमें ट्रीट करे, कैसे भी हमें वो मॉनिटर करे और हम मॉनिटर होते रहे। हाँ या ना? तो यहाँ पर इस बात को इंडिकेट किया गया है। और जिस मटका मूवमेंट की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं वो क्या है? वो इसी को तो इंडिकेट कर रहा है ना कि भाई हमें आप गर्भपात का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं। यदि मुझे लग रहा है कि मुझे गर्भपात करवा देना चाहिए, एबॉर्शन करवा देना चाहिए, तो आप उसे क्यों गैर कानूनी बना रहे हैं, है ना? इससे आप हमारे अधिकार को छीन रहे हैं या नहीं छीन रहे हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर उभर रहा है या नहीं उभर रहा है? तो यहां पर ये जो एक लैंगिक विभेद है, लैंगिक जो ये भेदभाव है, क्या ये सही है? क्या हमेशा महिलाओं को पुरुषों के अंदर ही दब करके रहना चाहिए? क्या ये सही है? क्या एक लोकतांत्रिक देश में, एक विकसित देश में ये शोभा देता है?
गेटिंग इट। इस तरीके की जो बातें हैं यहाँ पर मटका मूवमेंट के जरिए उभर रही हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि तर्क क्या दिया जा रहा है। तर्क ये दिया जा रहा है कि महिला केवल माँ या पत्नी नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पितृसत्तात्मक और स्त्री द्वेषी संस्थाओं और प्रथाओं का विरोध हम करते हैं, ये इनका मानना है ना। पैट्रियार्कल सोसाइटी, पैट्रियार्कल जो थॉट है, जो विचार हैं, हम उसका विरोध करते हैं। गेटिंग इट और नॉट। तो ये जो एक पक्ष है यहाँ पर इस पूरे मामले में दिख रहा है। अब इसी संदर्भ में आगे बात करते हैं तो भारत में गर्भपात के विषय को लेकर के जो प्रावधान है वो क्या कुछ कहते हैं, इसे भी समझना ज़रूरी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भारत में 1960 के आसपास में ऐसा कोई बेहतर व्यवस्था नहीं थी, गर्भपात को कानूनी अधिकार नहीं मिला हुआ था। लेकिन 1960 के दशक में एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसे शाह कमेटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कुछ प्रोविजंस किए गए और उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो यहाँ पर मैंने इंडिकेट भी किया हुआ है, MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या हुआ कि गर्भधारण यदि किसी व्यक्ति का है, किसी स्त्री का है, तो फिर उसका मेडिकल टर्मिनेशन करवाया जा सकता है, चिकित्सीय तौर पर उसके गर्भधारण को समाप्त किया जा सकता है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में 1971 में पहली बार एक एक्ट लाया गया और इसी के माध्यम से कुछ कंडीशंस रखे गए कि इन कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी होगा यदि किसी भी महिला का गर्भधारण जो है वो गर्भपात की स्थिति में आता है। तो यहाँ पर जो पहला कंडीशन लागू किया गया उसमें ये कहा गया कि महिला की जान को खतरा यदि होता है बच्चे के जन्म के चलते या फिर उसके शारीरिक या मानसिक स्थिति को नुकसान पहुँच सकता है, तो इन दैट कंडीशन उस बच्चे को वो गिरा सकती है यानी गर्भपात करवा सकती है। इसके अलावा जन्म लेने वाले शिशु की जान को ही खतरा हो, भाई वो जन्म ले और उसके बाद उसकी मौत हो जाए तो फिर इसका क्या फ़ायदा। तो ऐसे में भी वह गर्भपात करवा सकती है या फिर उस बच्चे के शारीरिक और मानसिक निःशक्तता की स्थिति की संभावना हो तो ऐसे में भी गर्भपात करवाया जा सकता है। इसके अलावा दुष्कर्म के कारण यदि गर्भधारण हुआ है तो इस कंडीशन में भी गर्भपात की अनुमति दी गई। देन आफ्टर गर्भ निरोधक की विफलता की स्थिति में यदि गर्भधारण हुआ है तो ऐसे में भी गर्भपात करवाया जा सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस लागू किए गए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया उस एक्ट में कि देखिए 20 सप्ताह तक के गर्भधारण की स्थिति में गर्भपात को हम स्वीकृति देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 2021 में एक अमेंडमेंट लाया गया और इस अमेंडमेंट के माध्यम से ये जो 20 सप्ताह की समय सीमा है इसको बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया और इसी को अब नए सिरे से फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें यह भी संशोधन के माध्यम से लाया गया कि अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात का अधिकार दिया जाएगा। साथ ही गर्भपात कराने वाली महिलाओं को निजता के अधिकार का लाभ भी मिलेगा। राइट टू प्राइवेसी के जरिए इनको इस लाभ से भी वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये तमाम जो गतिविधियां रहीं ये भारत में जो गर्भपात से संबंधित कानूनी प्रावधान है उसके कंटेक्स्ट में महत्वपूर्ण हो सकती हैं, हो जाती हैं। और इसकी के माध्यम से इस पूरी चर्चा के जरिए मैंने आपको एक एक करके बताया कि राइट नाउ जो अमेरिका में मटका मूवमेंट चल रहा है, जो 4B मूवमेंट महिलाओं के अधिकारों को लेकर के दक्षिण कोरिया में शुरू किया गया और जो भारत में गर्भपात कानून से संबंधित प्रोविजन है ये क्या कुछ कहते हैं, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इस आधार पर जुड़ते हैं कि ये सभी मानव अधिकार के तौर पर जो महिलाओं को अधिकार मिला हुआ है, जो महिलाओं को सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए, जो महिलाओं के अपनी स्वतंत्रता का, उनकी अपनी स्वायत्तता का जो अधिकार मिलना चाहिए उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी जो यह चर्चा है वह महत्वपूर्ण हो जाती है और इसे आप इन सभी आयामों के माध्यम से एक एक करके समझ सकते हैं। गेटिंग इट। चलिए आज की कक्षा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि राइट नाउ ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल के खास मौके पर आप यदि
फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर नवंबर के इस खास महीने में आप इस फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच का हिस्सा बन सकते हैं। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस कोर्स को मात्र 17,999 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। 16 नवंबर से इसमें कक्षाएं शुरू हो जाएंगी शाम में 6 बजे से। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी धूमधाम से करना चाहते हैं, जिसकी तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो फिर आप इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा एक सिलेक्शन बॉक्स की सुविधा भी सभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को स्टडी IQ IAS टीम के द्वारा दी जा रही है। यदि आप इस सिलेक्शन बॉक्स को परचेज करना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए महज 5,000 रुपये में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें कई सारी महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं अलग अलग विषयों की, आपकी तैयारी के लिए बहुत अधिक कारगर साबित हो सकती हैं। साथ ही आपकी यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के मद्देनज़र जो भी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, लाइकवाइज नोट पैड की जो आवश्यकता होती है, साथ ही पाठ्यक्रम की PYQs की, ये सभी जो आवश्यकता है आपको इस सिलेक्शन बॉक्स के जरिए फुलफ़िल करवाई जा सकती हैं। तो यदि आप इस सिलेक्शन बॉक्स को खरीदना चाहते हैं तो भी दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर मेरे इस टेलीग्राम ID को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे इस इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी होने पर आप मुझसे इस मेल ID के जरिए संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।